जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 7 में विज्ञान पाठ्य पुस्तक विज्ञान की बातें में अध्याय 17 के प्रश्नोत्तर। पाठ 17 का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है पवन, रिक्त स्थान वायु है। तो पवन गतिशील वायु है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ भरना है, गतिशील। दूसरा प्रश्न है पवन पृथ्वी के रिक्त स्थान तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो पवन कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी का तापमान असमान हो, कहीं का तापमान उच्च हो, कहीं का तापमान निम्न हो, तब पवन उत्पन्न होती है। ठीक है, और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु और पवन में अंतर होता है। यदि वायु का वेग अधिक हो तब उसे पवन का नाम दिया जाता है। तीसरा कथन है पृथ्वी की सतह के निकट रिक्त स्थान वायु ऊपर उठती है जबकि रिक्त स्थान वायु नीचे आती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। ठीक है बच्चा, आप लोग ये ध्यान दोगे। तो यहाँ पे होगा पहले गर्म और फिर होगा यहाँ पे ठंडी। चौथा प्रश्न यहाँ कहता है वायु रिक्त स्थान दाब के क्षेत्र से रिक्त स्थान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। ये आपको ध्यान देना है। और इसी के कारण वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा इसी के कारण होती है। ठीक है, पवनें अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती व निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने का प्रयास करती है और इसी कारण यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा है सही या फिर गलत का चयन कीजिए। जो कथन सही है उसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे, जो कथन गलत है उसमें हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। पहला कथन दे रखा है जल वाष्प युक्त पवन के कारण वर्षा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जल वाष्प युक्त पवन के कारण वर्षा होती है। पवनें अपने साथ आर्द्रता लिए चलती है और उसी आर्द्रता के कारण जब वह पवन ठंडी होती है तो वह ठंडी होकर नीचे आती है और वर्षा कराती है। ठीक है बच्चा। दूसरा प्रश्न है चक्रवात आने की सूचना 1 महीने पहले दी जाती है। तो ये बात गलत है कि 1 महीने पहले सूचना नहीं दी जाती है। चक्रवात आने के 2-3 दिन के पहले सूचना दी जाती है ताकि जो चक्रवात प्रभावित इलाकों में रोग है वे वहां से दूर हट जाए। एक माह पहले नहीं दी जाती है। तीसरा है गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर ऐसी छतरी का उपयोग करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की नहीं बनी हो। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि हमें धातु की डंडी युक्त छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। यदि हम धातु से बनी डंडी का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि हमें बिजली की झटके लग जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग लकड़ी के बने डंडी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है चौथा शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। तो ये बात भी सही है कि शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है जबकि ग्रीष्म काल में पवन सागर से थल की ओर बहती है। ग्रीष्म काल की बात करें और शीतकाल में यह क्रिया उल्टा होती है, पवनें सागर की ओर बहती है। ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान में रखना है। करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और सही विकल्प पे हमें चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न कहता है पवन बहने की दिशा होती है। पवन किस दिशा में बहती है? पहला दे रखा अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर। खा कथन दे रखा है कम दबाव वाले क्षेत्र से अधिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर। गा विकल्प दे रखा है ऊंचाई वाले स्थान से नीचे स्थानों की ओर। और घा विकल्प दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प होगा का अधिक दबाव वाले क्षेत्र से
कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर। चूंकि भवन जो हम लोग को पता है कि सभी जगह वायु भरी हुई है, तो यहाँ पे जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो अधिक दबाव वाले क्षेत्र से पवनें इसे भरने का प्रयास करती है, तो पवनें अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चा। इसके बाद करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मानसूनी हवाएं। इसके 4 विकल्प हैं। का गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है। खा हमारे जल चक्र का हिस्सा है। गा बारिश लाती है। घा गर्मी के दिनों में पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है। देखिए आपको यहाँ पे पहला तो ये कथन गलत हो जाएगा कि घा की गर्मी के दिनों में या पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती है। 3 कथनों में आपको लग सकता है कि ये तीनों कथन सही है, और आपका मानना यह बिल्कुल एक हद तक सही है कि इसके 3 कथन गलत हैं, सही है। जैसे कि आप कह सकते हो कि यह हमारे जल चक्र का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है कि यहाँ जल चक्र का हिस्सा है, बारिश कराने में काम करती है, तो जल चक्र का हिस्सा होती है। दूसरा यहाँ पे है बारिश लाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बारिश लाती है। लेकिन हम लोग देखें इसका सही विकल्प एकदम इन दोनों की अपेक्षा पहला वाला अधिक उपयुक्त है कि गर्मी के दिनों में समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती है। ये कथन मानसूनी हवाएं के विषय में एकदम सटीक है, और 2 हैं लेकिन उसके अपेक्षा यह कथन ज़्यादा सत्य है, तो हम लोग पहले कथन पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है गर्जन के साथ बारिश होने पर हमें क्या करना चाहिए। पहला है किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। दूसरा है पानी में रहना चाहिए। गा घर की सारी खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए। घा ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है गर्जन के साथ भारी वर्षा, तो ये कथन है कि किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, तो ये कथन सही है, क्योंकि बड़े वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए। यदि क्षति होती है किसी प्रकार से, तो बड़े वृक्ष गिरने पर हमें बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, तो हमें किसी छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए। और यहाँ पे ऐसी छतरी का प्रयोग करना चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये कथन भी सही है। आप लोग दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, वैसे यहाँ पे मैं इसे लगा दे रहा हूँ कि चौथा कथन लगा दो, और यही ठीक है। पानी में रहना चाहिए, तो ये तो गलत है। घर की सारी खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए, ये भी गलत है। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या चौथा कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है एनीमोमीटर क्या है, तो पहले का आंसर यहाँ पे है एनीमोमीटर पवन वेग मापने का यंत्र है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पवन वेग मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मापने का यंत्र होता है, जैसे भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, आर्द्रता को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, तो और पवन की गति को हम लोग एनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, वायु धारा को एमीटर से मापते हैं। दूसरा है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे चक्रवात के केंद्र को तूफान की आंख कहते हैं, स्टॉर्म ऑफ द आई। ठीक है, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे हवा का दबाव घट जाता है। ठीक है, हवा का दबाव घटता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है पवन धाराओं का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसका आंसर में लिखेंगे प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थानीय या क्षेत्र से वायु गर्म होने से ऊपर उठती है, गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान पर जाने लगती है। इससे वायु में संवहन धारा में स्थापित होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसे आप गर्मी के दिनों की बात करो, तो गर्मी के दिन में अधिक यहाँ पे धूप पड़ रही है, अधिक धूप पड़ने से यहाँ की वायु गर्म हो रही है, गर्म होने से क्या होगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी। अब गर्म वायु अधिक ऊपर उठने से यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, तो अधिक वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर
हवाएं चलती है और इस तरह पवन धाराओं का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे दे रखा है, चक्रवात के आने की संभावना के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो चक्रवात आने की संभावना किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है? लिखेंगे भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं। ठीक है, यह रहा भारत का तटीय क्षेत्र। यदि बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे चक्रवात जो है अधिक आते हैं, जबकि पश्चिम की ओर चक्रवात कम आते हैं। ठीक है, हुदहुद आया था यहीं से। 7वां है, गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहता है? तो हमने क्या देखा कि पवनें अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो वही इसका आंसर होगा। गर्मियों में स्थानीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। ठीक है, अब अधिक हो गया तो क्या होगा? स्थल से ऊपर की ओर वायु गर्म होकर उड़ जाती है, इससे स्थल के वायु का वायुदाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। ठीक है, 8वां प्रश्न, समझाइए कि कपड़े के बैनर और धातु के चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? आपने देखा होगा जो विज्ञापन के लिए पोस्टर लगे होते हैं तो उसमें छिद्र कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? लिखेंगे कपड़े के बैनर और धातु के चादर विज्ञापन पट्टों में छिद्र बनाए जाते हैं ताकि उनसे हवा आसानी से आर पार हो सके। यदि उसमें छिद्र नहीं रहेगा तो हवा की गति तेज होने पर वे जल्दी फट जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हवा यहाँ पे दबाव डालेगी और यह फट जाएगा या फिर मुड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे छिद्र बनाए जाते हैं ताकि आसानी से हवा आर पार हो सके। 9वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिनमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे नहीं, हम ऐसे भवन को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। हम रोशनदान एवं खिड़कियां सब कुछ हो उस घर को खरीदना पसंद करेंगे। भोजन पकाने के दौरान घर में मौजूद वायु गर्म हो जाती है और वह ऊपर उठकर बाहर निकलने का प्रयास करती है। ऐसे में रोशनदान से वह बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने से क्या होगी, यहाँ पर जो आपके भवन में वायु है वो गर्म हो जाएगी। यहाँ पे रोशनदान रहेगा तो यहाँ से वायु आराम से निकल जाएगी और आपका जो रूम है वो ठंडा रहेगा। यदि रोशनदान नहीं रहेंगे तो वायु यहीं पे उपस्थित होगी, आपका रूम ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा गर्म होगा और आपको वहाँ पे रहने में परेशानी होगी। तो रोशनदान युक्त घर में हम रहना चाहेंगे। आप लोग ये नोट कर लो फ्रेंड्स। करते हैं प्रश्न संख्या 10वां में। 10वां प्रश्न कहता है, ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि वायु दाब डालती है। तो वायु दाब डालती है, दबाव डालती है। तो वायु दबाव कैसे डालती है? पहला, साइकिल के टायर में अधिक हवा भरने पर वह फट जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में कई बार किए होंगे। दूसरा, रबड़ के गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर वह फट जाती है। तो ये दोनों क्रियाओं से हमें पता चलता है कि वायु दबाव डालती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को किसी प्रकार का डाउट होता है अपने डाउट्स लिख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी दूसरे अध्याय को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इस अध्याय से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।